मुझे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो एक बात कहती है वो शायद करती नहीं है, और महिलाओं के लिए उनका रुख बहुत अच्छा नहीं है, और शायद ये जगह मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि जो सही है वो बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, और ये मुझे मेरे पेरेंट्स से और इसी भारतीय वायुसेना ने ही मुझे सिखाया कि अगर आप सही हैं तो आप फोर्थराइट हो सकते हैं। तो इसलिए मैं अपनी जो अभिव्यक्ति है उसे, लेकिन मैंने किसी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया, मैंने भी अपने मन की बात कही है। मौलिक विचारों वाली महिलाएं भी बीजेपी के लिए फिट नहीं हैं। वहां आपको जैसा कहा जाए और करते जाना है, सिर्फ स्वीकार करना है, आपका स्टे नहीं होता वहां। मैं 2009 का साल मुझे याद है जब मैं पहली बार गुजरात गई थी, और तब भारतीय वायुसेना से हम सभी महिला अधिकारी कुछ समय के लिए बाहर थे और अपना कोर्ट केस लड़ रहे थे पेंशनेबल सर्विस के लिए। तब मैं एक कंपनी में काम कर रही थी और मेरा गुजरात जाना हुआ। मैं राजकोट तक गई अहमदाबाद से, और मैंने जो देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मुझे ये तो मालूम ही था नरेंद्र मोदी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो एक अच्छी भावना उनके लिए लेकर, और आगे चल के भी आगे आने वाले सालों में उनको गाहे बगाहे कभी कभी सुना, तो मुझे लगा कि वो अच्छा बोलते हैं। पर हाँ, कभी कभी बोलते समय जब भावातिरेक से उनकी आवाज रुंध जाती थी, तो वो मुझे लगता था कि कहीं से वो गर्व जैसा लगता था, एक तरह का अहंकार जिसे कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये हो सकता है भावना के कारण ऐसा हो रहा है। और फिर जब 2014 में उनका नाम आया प्रधानमंत्रित्व के पद के लिए, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पर अगर उस तरह से वो एक तरफ झुके नहीं, यानी कि जो भावना में वो जो उनके शब्द बिगड़ जाते हैं, तो वो अगर ना हो तो वो बहुत अच्छा करेंगे। और मैं बहुत खुश थी जब ये प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद के सालों में भी 2014, 15, 16 और फिर 17 में मुझे उनसे मिलने का मौका भी मिला। हम लोगों को जब पेंशनेबल सर्विस मिली भारतीय वायुसेना में महिलाओं को, जो कि पहले कार्ड में नहीं था, तो मुझे लगा कि एक अनोखी चीज मिली है, तो मुझे भी कुछ अनोखा काम करना चाहिए। तो मैंने सोचा जब मैं पेंशन अर्न कर लूंगी तो मैं, मेरा जो होम टाउन है उसके लिए मैं काम करूंगी। तो मैं राजनीतिक फ्रंट को समझती हूँ कि वहां से जो काम, अगर आपकी इच्छा शक्ति अच्छी हो तो वहां से आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, प्रभावी काम कर सकते हैं। तो मैंने उस तरह से उनको एक मैंने जो भी राजनीतिक पार्टी मुझे समझ में आई, उन सभी को मैंने लेटर्स लिखे, चिट्ठियां लिखी, ईमेल लिखी, और मुझे पीएमओ से मेरी लिखी हुई ईमेल का जवाब आया। तो वो पीआरओ थे उस समय प्रधानमंत्री जी के, बहुत अच्छे बुजुर्ग इंसान थे, और उन्होंने मुझे मिलने को बुलाया। उसके बाद उन्होंने मुझे प्रधानमंत्री से भी मिलवाया, और वो करीब 10 मिनट की मुलाकात थी। मैं बहुत बहुत खुश थी क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से मिल रही थी। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप गुजरात जाओ, वहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ आप सीखो। मेरा कोई बैकग्राउंड तो था नहीं राजनीति से, तो मैं उनका कहना हुआ और फिर मुझे बुलावा भी आ गया। मैं करीब 38 दिन गुजरात रही, और मैंने पार्टी तो नहीं ज्वाइन की थी, मेरी कोई आधिकारिक ज्वाइनिंग पार्टी के साथ नहीं थी, लेकिन मैंने उनकी जो एक कॉल सेंटर की टीम थी उसको एनर्जाइज रखा। टीम बिल्डिंग हमारा वैसे भी एक फोर्टे होता है आर्म फोर्सेस के लोगों का। तो मैंने उस 35 दिनों में वो काम किया, और कुछ लॉजिस्टिकल काम भी किए जो मेरा अपना क्षेत्र है। तो जब मैं गुजरात पहुंची और वहां मुझे 4-5 दिन बीजेपी के साथ काम करते हुए हुए, तो मैंने देखा कि जो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा थी, वो जब दूसरे पार्टी के लीडर्स से जो कि स्टेट के थे या वो सांसद थे उनसे बात करती थी, तो बड़े विनीत होकर बात करती थी। विनम्रता एक बात होती है, विनीत हो जाना एक तरह की बात होती है। तो मुझे लगा कि ये इनका कोई से नहीं है। और फिर थोड़े दिनों के बाद मैंने देखा जो वहाँ की प्रदेश की भी जो कार्यकारिणी थी, उसमें भी जो उनकी अध्यक्षा हैं, बहुत ज्यादा कोई से नहीं था उनका किसी भी चीज में। उनको सिर्फ एक निर्देश दिए जाते थे, ये करो, और वो करते थे। तो मुझे लगा जो सशक्तिकरण की मैं सोच कर आई थी और जो सशक्तिकरण की बीजेपी बात करती है, वहां पर
जो उनके अपने लोग हैं, उनके साथ भी उनको सशक्त प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता और वो एक तरह से कतार में खड़े होने जैसी बात है। मैंने देखा कि महिला मोर्चा की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, वो 35 साल से पार्टी में जुड़ी हैं, लेकिन उनको कोई और सक्रिय जगह नहीं मिली। तो मुझे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो एक बात कहती है, वो शायद करती नहीं है और महिलाओं के लिए उनका रुख बहुत अच्छा नहीं है और शायद ये जगह मेरे लिए ठीक नहीं है। हाँ, वही इनफैक्ट काफ़ी ऑर्नामेंटल वैल्यू है, जैसे कि सामने फ़ोरफ्रंट पे करके और एक जो सॉफ्ट फीलिंग के लिए उनका एक तरह से प्रयोग होता है और तब उनको कोई जगह ओहदे देने की बात होती है, तो वो नहीं होती और मौलिक विचारों वाली महिलाएँ भी बीजेपी के लिए फिट नहीं हैं। वहाँ आपको जैसा कहा जाए और करते जाना है, सिर्फ़ स्वीकार करना है, आपका से नहीं होता वहाँ। तो मेरा अपना अनुभव है, ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। मैंने जभी भी उनका भाषण सुना, इवन गुजरात में रहते हुए जब सुना, तो मैंने देखा उनकी भाषा बड़ी गलत हो जाती है जब एक परिवार का नाम लेते हैं या मैं समझती हूँ अगर पंडित नेहरू की हम बात करें, तो उनको अब्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उनके बारे में और जो भी कुछ कहना आलोचना की जा सकती है, लेकिन उसके शब्द जो इस्तेमाल होते हैं, वो बहुत निम्न दर्जे के शब्द होते हैं और वो मुझे पसंद नहीं आते थे। टोन भी उसी तरह से बदल जाती थी। तो मुझे लगता था कि विरोध होना एक बात है, विपक्ष होना एक बात है, पर ऐसी कटुता, इतना ऐसे वैषम्य की ज़रूरत नहीं है। जो मेरा कहना है कि अगर आप या तो जैसे निर्मला सीतारामन है, वो एक सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आती हैं। बीजेपी को वहाँ का रिप्रेजेंटेशन मिलता है उनसे और फिर वो पढ़ी-लिखी हैं, तो वो भी एक बात उनकी होती है। तो इस तरह से 2 लोग हैं उसके बाद मुझे बिल्कुल समस्या थी। मोदी जी राष्ट्रभक्ति, देश, संस्कृति, हिंदू धर्म सब गड्डम-गड्ड। मतलब किसी भी चीज़ को इससे जोड़ सकते थे कि अगर आप हिंदुओं के बारे में गलत बातें फैल रही हैं और आप उनका विरोध करते हैं, तो वहाँ आपको सीधे जैसे मेरे जैसे लोगों को भी राष्ट्रद्रोही या इस तरह के जो ट्रोल एक आर्मी होती है उनकी, वो कुछ भी कहने से चूकती नहीं थी। एक और घटना हुई थी कि जब जनवरी में कठुआ में वो एक बलात्कार की घटना हुई और अप्रैल में उसके बारे में काफ़ी कुछ उछाला गया, तो मैंने प्रधानमंत्री को कई बार ट्विटर पे टैग कर के उनसे रिक्वेस्ट की कि वो इस मुद्दे पर कुछ बोलें और वो तब नहीं बोले। और उसके बाद कभी भी ऐसी घटना हुई जिसमें महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ हो, प्रधानमंत्री कभी नहीं बोले। तो फिर मुझे लगा कि जिस बात की हम बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ ऐसी बातें करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जो करते हैं उस करने में कहने में और करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। जब अप्रैल में कठुआ वाला जो कांड हुआ और उसके बाद मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ, तब से ही मेरा मोह भंग हो गया था और उसके बाद सितंबर में आगे चल के भारतीय जनता पार्टी क्योंकि मैं अपना जो मेरा गृह नगर है उसमें काफ़ी जानी जाने लगी थी, तो उन्होंने सोचा कि चूँकि अब ये अपने आप में ही लोग इन्हें जानने लगे हैं, तो उन्होंने मुझे एक अपनी एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी में एक मेंबर की जगह ऑफ़र की और मुझे इस बात से वाक़ई आपत्ति थी। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझसे पूछा नहीं पूछा और मैंने कुछ कहा, ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझे पूछा और वो न्यूज़पेपर में भी आया और मैंने उन्हें मना किया। मैंने कहा मैं पार्टी के साथ नहीं जुड़ सकती हूँ क्योंकि मेरे और आपके बीच में वैचारिक विरोधाभास है। और जब मैंने उन्हें मना किया,
तो इसकी खबर भी एक न्यूज़पेपर ने छापी और उसकी भाषा थोड़ी ऐसी थी, सनसनीखेज भाषा की। एक महिला विंग कमांडर ने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया। तो उसके पहले मेरा पॉलिटिकल रुझान जो था वो मुझ तक सीमित था, लेकिन उस दिन मैं एक्सपोज्ड थी और मैं उसके लिए तैयार नहीं थी। तो जब मुझे उस समय कुछ ऐसा समझ में नहीं आया, तब एक आलोक अग्रवाल जी उन्होंने मुझसे कहा, जो आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में देख रहे थे, उन्होंने कहा कि आप अब फील्ड की इंसान है तो आप फील्ड में उतरिए, लोग कम से कम जानेंगे आपको। और मैं ये सोचकर ही मैंने वो चुनाव लड़ा। मैं जानती थी कि किसी भी तरह से, क्योंकि ना तो मेरा कोई गॉडफादर था, ना मेरे पास कोई आनुवंशिकता थी, और ना ही मैं इतनी कोई पॉपुलर थी, और ना मेरे पास धन इतना ज्यादा था, ना मैं इतनी रिच थी। तो मुझे ये मालूम था, लेकिन हाँ, उसका ये फर्क जरूर पड़ा कि लोग ये जानने लगे और उन्हें ये भी पता चला कि जो कहते हैं ना, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, तो उस बात को लोगों ने कहा कि नहीं, मैंने जब कहा तो उसे निभाया भी। ऐसा इसमें कोई शक नहीं है कि हम बाई ट्रेनिंग, आप उसे राइट विंग कहना चाहते हैं तो कह लीजिए, बाई ट्रेनिंग हम सरकार की तरफ होते हैं। और जब हम अपने यूनिफॉर्म हैंग करते हैं, उसके बाद फिर हम नागरिक सरोकारों से जुड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय तक काफी देर हो जाती है, फिर हम एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था, और मैं जब भारतीय वायुसेना में भी रही तो मैं इस मामले में बहुत फॉर्चुनेट थी। मुझे मेरे सीनियर्स ने हमेशा मेरी फोर्थराइटनेस के कारण पसंद किया, और उन्होंने मेरे फोर्थराइटनेस को मेरा एट्रीब्यूट माना, उसको कभी मेरी कमी के रूप में उन्होंने नहीं जाहिर किया। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि जो मेरी सोच है वो देश के प्रति तो है, और देश के प्रति मैंने 25 साल न केवल सेवा की है, मैंने कभी नहीं देखा कि मेरा घर किधर है। मैंने महिला होने का एक भी बार ये नहीं कहा कि मैं महिला हूँ तो मैं इतने घंटे की ड्यूटी नहीं कर सकती हूँ। मैं 24 घंटे से ज्यादा भी कई बार अपनी यूनिट में रुकी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि जो सही है वो बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, और ये मुझे मेरे पेरेंट्स से और इसी भारतीय वायुसेना ने ही मुझे सिखाया कि अगर आप सही हैं तो आप फोर्थराइट हो सकते हैं। तो इसलिए मैं अपनी जो अभिव्यक्ति है उसे, लेकिन मैंने किसी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया, मैंने भी अपने मन की बात कही है। कोई डर नहीं है। डर इसलिए नहीं है कि ट्रोलिंग तो हुई और काफी हुई, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपने मन की बातों को उन शब्दों में ढाला, सिर्फ इतना ही था। मैंने अब्यूज नहीं किया, उन्हें ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे मैं उनके पूरे खानदान तक जाऊं या इस तरह की कोई बात करूं। मुझे लगता है मैं अपने संयत शब्दों में वो कह पाई जो मुझे कहना था। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।